आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम, है ना। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। धारा विद्युत में क्या पढ़ेंगे भैया? ओम का नियम। विद्युत धारा में हमको पढ़ना है आज ओम का नियम। लॉ ऑफ ओम। ओम का नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक तार में कोई भौतिक परिवर्तन ना होता हो, यदि किसी चालक तार में कोई भौतिक परिवर्तन ना होता हो। भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब है? जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी। कथन क्या है इनका? यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में कोई भौतिक परिवर्तन ना होता हो, कोई भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब जैसे ताप बढ़ जाना, दाब उस पे देना, आर्द्रता मतलब नमी, कोई भौतिक परिवर्तन ना होता हो, ना होता हो तो, है ना। कथन क्या है भैया? यदि किसी चालक तार में कोई भौतिक परिवर्तन ना होता हो तो प्रवाहित होने वाली धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है? विभव के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है? जितना विभव बढ़ाओगे उतना धारा बढ़ेगी, है ना। तो ये है कि यदि किसी चालक तार में कोई भौतिक परिवर्तन ना होता हो, भौतिक परिवर्तन का मतलब ताप, दाब, आर्द्रता आदि में वृद्धि या कमी ना होती हो, वो नियत हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो क्या होती है? विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है तो वह हम प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं। ये प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए क्या करते हैं? एक नियतांक लगाते हैं, V इज इक्वल टू आर आई। V इज इक्वल टू क्या हो गया? आर आई। तो यही R क्या है? रेजिस्टेंस का है प्रतिरोध। यही R क्या है? प्रतिरोध है। तो R बराबर हो जाएगा आपका V अपान आई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट और ये हो जाता है एम्पियर। एम्पियर या ओम क्या होता है? या ओम, ओम को से व्यक्त करते हैं। ओम को ऐसे व्यक्त करते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर कहो या ओम कहो, ओम कैसे व्यक्त करते हैं? ये मात्रक है इसका। तो ये हो गया प्रतिरोध, R बराबर V अपान आई। जनरली भाषा में क्या कहा जाता है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, है ना। धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा यहाँ से देखें तो क्या होता है? यदि क्या हो जाए? I बराबर 1 एम्पियर। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। तो R बराबर क्या हो जाएगा भैया? V हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी धारावाही चालक तार में, यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब ये कोई धारावाही चालक तार है और इसमें हम क्या करें? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पियर की। यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों के बीच, उत्पन्न होने वाला विभवांतर ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है ना।
यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पीयर, या क्या होता है? ओम। ओम को से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया ओम का नियम कि यदि किसी चालक तार में कोई भौतिक परिवर्तन ना होता हो, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता आदि में परिवर्तन ना होता हो, तो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए हम एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं, आर, है ना। आर दिया इन्होंने, तो आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो आर बराबर वी अपान आई, वोल्ट प्रति एम्पीयर इसका मात्रक, या ओम, ओम को से व्यक्त करते हैं, तो इसका मात्रक ये हो गया। तो यदि आई बराबर 1 एम्पीयर हो तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? ओम का नियम और क्या? प्रतिरोध की परिभाषा कि यदि 1 एम्पीयर की धारा किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो ये तो आपको हो गया क्या? ओम का नियम। अब हम ओम के नियम का सत्यापन देख लेते हैं। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। हम देख लेते हैं ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है ना। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूँकि E बराबर होता है V अपान L, क्या होता है? E अपान L होता है। अगर विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो E बराबर क्या हो जाता है? L। और F बराबर होता है E स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और E का मान अगर इसमें हम भर दें तो क्या हो जाएगा? E, और ये हो जाएगा V अपान L। और तथा F बराबर होता है MA, क्या होता है? MA। अगर हम यहाँ से A का मान निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा? F अपान M। और F का मान यहाँ पे अगर भर दें तो क्या हो जाएगा? E इंटू V अपान L ML। और गति के प्रथम समीकरण देख लेते हैं हम। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या क्या तात्पर्य है? गति के प्रथम समीकरण का तात्पर्य ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का वेग हमको निकालना रहेगा। तो V बराबर U प्लस AT, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन शुरुआत में तो विरामावस्था में रहेगा ना, तो विरामावस्था का मतलब 0, और A का मान ये है पूरा, भर देते हैं EV ML इंटू T, हो गया। तो और आपको पता है I बराबर NE/AV, VD इसको कहो या V कहो वही बात है। अगर इसको VD कर देते हैं, यहाँ ये अनुगमन वेग हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे अगर इसका मान हम भर दें तो क्या हो जाएगा देखते हैं। I बराबर NE/AVD के स्थान पे ये पूरा भर देते हैं EV/ML इंटू T। और अगर हम क्या करें, V को इधर भाग कर दें तो क्या होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा I अपान V, या V अपान I कर लेते हैं। इसको इधर भाग कर देते हैं और इन सबको इधर, तो हो जाएगा V अपान I। ये I इधर हो गया और बाकी सब इधर भाग करते हैं। ML ये ऊपर चला जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा, या न E, और क्या हो जाएगा A और T, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये पूरा इधर भाग कर दिया हमने, तो ये हो गया
NEATML, और इस पूरे को, इतने पूरे को इन्होंने क्या माना, R, MLNEAT, ये पूरे को R माना और क्या कर दिया, V/I बराबर R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR, और यही क्या हो जाता है, I हटाते हैं तो क्या, प्रोपोर्शनल टू R हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल I लग जाता है। ये तो ये इतना कार्यक्रम है ओम के नियम का सत्यापन का। अगर आपको ऐसा नहीं याद हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। पहले यहाँ से ये सब देख लो, चूँकि E बराबर B/L और F बराबर E, इसको अलग से लिख लेते हैं, F बराबर MA और गति का प्रथम समीकरण यहाँ लगा लेंगे। गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे तो VD बराबर U प्लस AT, और ये क्या हो जाएगा, VD बराबर, या फिर I हम लगाएंगे, I बराबर NEAVD। ये इतना लगा के आप इसको वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको पेपर में नहीं लिखना, वहाँ पे नहीं लिखना चाहिए पेपर में, इसीलिए इसको ऐसे नहीं बताया, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो आप। चूँकि E बराबर B/L, F बराबर E स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई होता है, तो यहाँ पे हमने मान भर दिया इसको उठा के। फिर यहाँ से A का मान निकालना है हमको, तो F का मान यहाँ पे भर दिए हैं। फिर A का मान आ गया तो हम गति के प्रथम समीकरण में लगा लेते हैं, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। और फिर क्या हो जाता है, A का मान फिर यहीं पे भर लेते हैं, A का मान यहाँ पे भर दिए तो ये आ गया। फिर अनुगमन वेग और धारा में संबंध ये होता है, तो हम यहाँ पे क्या किए, पूरा मान रख दिए VD का पूरा मान रख दिए, और VD का पूरा मान रख दिए तो इसको इतने को क्या माना गया, इसको इतने को पूरे को माना गया कि ये R है, क्या है, R है। तो ये हो गया V/I बराबर R, तो V बराबर IR। तो ये हम अगर जब इसको R को हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनल लग जाएगा, और यही क्या है, ओम का नियम का सत्यापन है। अब हम देख लेते हैं R को प्रभावित करने वाले कारक, कि R को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ये तो हो गया ओम का नियम का सत्यापन। अब फिर हम देख लेते हैं ओम को, R को प्रभावित करने वाले कारक। ये है R बराबर, R को या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं हम कौन कौन से कारक हैं। R बराबर ML/NEAT, यही है ना, ये सूत्र है। R बराबर इतना था, तो हम देख लेते हैं R को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ये नियतांक है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है, तो जो चीज़ें नियत होती हैं वो प्रभावित नहीं करती हैं। NE इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश भी नियत रहता है ना, वो भी नहीं प्रभावित करेगा। प्रभावित करेगा इसको कौन, R प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई। तार की लंबाई क्या करती है, प्रतिरोध को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है ये चीज़ देख लेते हैं, है ना। अगर आपने कभी गांव में देखा हो कि किसी का घर जो है ट्रांसफार्मर के पास में रहता है, तो उसके यहाँ लाइट ज़्यादा ग्लो होती है, और वही
काफ़ी दूर रहता है उसका घर, अगर वो लाइट वो क्या कहता है तार उसका ज़्यादा लंबा रहता है तो उसके यहाँ धारा जो है, जो बल्ब है कम ग्लो होता है, कम जलता है ना। मतलब वहाँ पे उसको पहुँचने के लिए ज़्यादा प्रतिरोध लग जाता है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है, अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे, है ना, तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर आपका जो वायर है, जो आपका घर है, अगर वो बहुत पास में है ट्रांसफार्मर के, तो वहाँ पे तार की लंबाई कम है, तो वहाँ पे तार में प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, है ना। और यदि काफ़ी दूर है तो क्या होगा, वहाँ पे प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होगा। तो मतलब कहने का क्या कि अगर किसी चालक तार की लंबाई आप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ये स्वाभाविक सी बात है ना। यदि किसी धारावाही चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ता है। R प्रोपोर्शनल टू 1/A। यदि तार का क्षेत्रफल जितना कम करोगे प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और तार का क्षेत्रफल जितना अधिक करोगे प्रतिरोध उतना कम आएगा। जैसे काफ़ी उसमें काफ़ी तार हों तो उनका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, और क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। और एक होता है R प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होता है, ताप बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ये T नहीं, T मतलब ताप होता है, यहाँ T का मतलब ताप से है। किससे है, ताप से। तो टेम्परेचर ताप है ये वाला T। तो R प्रोपोर्शनल टू T। अगर किसी धारावाही चालक तार का आप क्या करते हो, ताप बढ़ाते हो, तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो इस दोनों को समीकरण 1 और इसको 2 मान लेते हैं। इन दोनों को लेकर एक और प्रतिरोध बनाएगा जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक और प्रतिरोध निकाला गया, विशिष्ट प्रतिरोध। हम विशिष्ट प्रतिरोध देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। रो से व्यक्त करते हैं इसे, किससे, रो से। तो R प्रोपोर्शनल टू L समीकरण 1 और R प्रोपोर्शनल टू 1/A समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, यहीं से निकाला गया है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A। यही प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए ये एक नियतांक लगाते हैं जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रो इंटू L/A। तो ये हो जाता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। अगर हम रो बराबर क्या कर दें, इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा L, है ना। और यदि क्या हो जाए, L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। L बराबर कितना हो, 1 मीटर, और A बराबर भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तब इसका जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, देख लेते हैं। एकांक लंबाई का चालक तार हो और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर, तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो अगर इसको 1 और इसको 1 कर देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, A। रो बराबर A हो जाएगा ना। यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ A, तो ये क्या हो जाएगा, रो बराबर A। तो यदि किसी धारावाही चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर हो, तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यदि किसी धारावाही चालक तार में, यदि किसी धारावाही चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेशल, है ना। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का
मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देख लेते हैं हम, यहाँ से निकाल लेते हैं ये यहाँ से, तो ये हो जाएगा R इंटू ए अपान एल। तो इसका ओम होता है और इसको मीटर स्क्वायर के, इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, फिर बटे मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा ओम मीटर। ये क्या हो गया रो का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, है ना। तो ये क्या हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक रो का ओम मीटर हो गया, है ना। तो ये आपका हो जाता है रो बराबर, यहाँ पे देखो हम ए जो लिखे हैं यहाँ क्या रहेगा आर, तो यहाँ गलत लिख दिए थे, ए बराबर एक माने है ना, तो ए का मान एक लिख दिए हैं और इसका एल का मान एक। तो इसका परिभाषा क्या हो गई, यदि किसी धारावाही चालक तार का जो लंबाई है वो 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध ही क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था ओम मीटर। ये हो गया रो बराबर R इंटू ए अपान एल, तो ये हो गया ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अगर हम 1 ओम की परिभाषा करें, यहीं से देख लेते हैं 1 ओम की, तो देख लेते हैं कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे 1 ओम की परिभाषा करना हो हमको 1 ओम, तो हमने बताया है आपको कि R बराबर होता है V अपान आई, यदि क्या हो V बराबर 1 वोल्ट, यदि V बराबर कितना हो 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर, तब R बराबर कितना हो जाएगा 1/1, मतलब R बराबर 1 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाए, कितना वोल्ट का 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा प्रतिरोध क्या कहलाता है 1 ओम का होता है। ऐसा प्रतिरोध क्या कहलाता है 1 ओम कहलाता है। तो ये 1 ओम की परिभाषा हो जाती है, यहीं से देख लेना चाहिए, है ना। यदि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, कहने का क्या मतलब है, यदि क्या हो जाए कि यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तो क्या कहलाएगा वो विभवांतर 1 ओम कहलाता है। तो ये आपका क्या था प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अब देख लेते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक। क्या देख लेते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक, इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध का ताप गुणांक R बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, और ये इसको अगर सॉल्व करें तो R बराबर R0 और इसको अंदर गुणा कराते हैं तो R0 इंटू अल्फा इंटू टी। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको इधर उठा लाते हैं, तो R माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू टी। तो ये अल्फ़ा बराबर हो जाएगा R माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। तब देखते हैं इसकी परिभाषा ये है ताप गुणांक। क्या है ताप गुणांक, यही है प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो यहाँ से यदि हम क्या करें, यदि R0 बराबर क्या हो जाए 1 ओम, 1 और T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, कितना 1
अंश डिग्री सेल्सियस। तो इसकी परिभाषा अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस R नॉट। तब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 ओम का प्रतिरोध कितना, 1 ओम के प्रतिरोध की यदि किसी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो और उसके ताप में 1 अंश डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, कितने, 1 अंश डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, उसका ताप गुणांक कहलाता है, वही उसका ताप गुणांक रहता है। इसको अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया आपका ताप गुणांक हो गया, है ना। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है, तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। तो हम देख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे संधारित्रों का संयोजन देखें ना, अब क्या देखते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में ये सपोज दैट 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ये R1 R2 R3, और क्या करते हैं, इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये कुंजी, ये क्या हो गई इसकी बैटरी। ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसका विभव V1 V2 V3, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो सब में क्या हो जाएगी, I धारा ही प्रवाहित होगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा समान होती है। धारा क्या होती है, धारा समान होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। तो हम देख लेते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तो हम इसका कुल विभव देख लेते हैं। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर IR और V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3। इन सब में क्या कॉमन है, I कॉमन है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल, R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना ओम, है ना। तो ये क्या हो जाता है कि अगर आपसे पूछ सकता है श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होती है, तो धारा समान होती है। और किस क्रम में प्रतिरोध अधिक मात्रा में आता है, श्रेणी क्रम में। क्या है कि देखो इसमें सब डायरेक्टली जुड़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध अधिक आएगा, प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध ही अधिक है, इसमें प्रतिरोध अधिक होता है और धारा समान होती है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम देख लेते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखना है, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिन पर विभव क्रमशः V1 V2 व V3 हैं और प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। तो पूरा हम निकाल ऐसे लिख लेते हैं, V बराबर IR, V1 बराबर IR1, इसको पूरा लिख के हम यहाँ सॉल्व कर दिए हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। कौन सा, समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम कैसे संयोजित करते हैं? इसमें क्या होता है, विभव समान होता है। विभव क्या होता है? विभव समान होता है। विभव समान होता है। ये हो गया, जुड़ गया समांतर क्रम में। ये एक कुंजी लग गई, ये एक बैटरी। इसमें सपोज दैट धारा आई, तो यहाँ से जाके क्या हो जाएगी, ये I1 I2 I3, ये R1 R2 R3। यहाँ से अलग अलग हो जाएगी ना धारा, इसमें कुछ जाएगी, इसमें कुछ, इसमें कुछ। तो ये हो गया। तो चूंकि इसमें क्या होगा, विभव समान होता है, तो सब में विभव V ही प्रवाहित होगा। और कहने का ये मतलब है V बराबर क्या होता है, IR, है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो हम I1 बराबर क्या निकालेंगे, I1 बराबर हो जाएगा V/R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V/R2। और I3 बराबर V/R3। तो कुल धारा निकाल लेते हैं। कुल धारा, कुल धारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। तो I का मान कितना है, V/R। I1 का मान V/R1, I2 का मान V/R2 और I3 का मान V/R3। यहाँ हम V/R, यहाँ का मान क्या है, V। तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल आउट। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन, इतना ओम। ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होती है, विभव। और इसमें प्रतिरोध कम आता है, प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध का मान कम आता है। जब समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम आता है, तो घरों की जो वायरिंग होती है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन कराया जाता है, वो किस क्रम में कराया जाता है, समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कम से कम आए, है ना। प्रतिरोध क्या हो, कम से कम आए। इसीलिए जो घरों की वायरिंग होती है ना, घरों में जो इलेक्ट्रिफिकेशन कराया जाता है, वो क्या होता है, समांतर क्रम में होता है, ताकि क्या हो, प्रतिरोध कम से कम आए। नहीं तो पता लगा प्रतिरोध ही अधिक मात्रा में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज के लिए इतना ही।